Hello students, how are you all? Now let us discuss the next topic of our syllabus. So after covering the data structures portion, the next portion which we'll cover is C++. C++ students is another programming language. You have already gone through the C language. C++ you can say is the advanced version of C. You can say like this. C में कुछ और features ऐड कर दिए तो C++ बन गई. Now let us go through this language. Let us see the introduction portion of this language. So first of all, C++ was developed by Bejan Stroustrup at Bell's Lab in 1979. ठीक है? Then C++ is an enhancement to the C language. C++ is regarded as the middle level language. Three types of languages are there, three categories of languages are there. Number one is low level language, number two is high level language, and number three is middle level language. C++ is a middle level language. Why? Because it comprises the combination of, it comprises the features of both high level and low level languages. So इसलिए हम C++ को middle level language consider करते हैं. ठीक है? बिकॉज इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी हैं और इसमें लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी हैं. C++ कैन रन ऑन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक एटसेट्रा. सो C++ के प्रोग्राम को हम कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे. ठीक है? ओके. C++ इज अ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ हियर कम्स अ थिंग कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. व्हाट डज दैट मीन? बेटा C++ में ना हम क्या करते हैं, हम क्लासेस बनाते हैं. अब क्लास क्या होती है? अब ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं. ठीक है? हो सकता है मेरे समझाने पर इतनी समझ अभी ना आए जब तक हम प्रोग्राम ना देखें इसका. ठीक है? सो C++ में क्या है? C++ इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस. क्लासेस बनती हैं. क्लास क्या होती है? क्लास होती है एक, आप समझ लो, एक टेम्पलेट है या क्लास एक ब्लॉक है जिसमें हम कुछ डेटा रखते हैं और कुछ फंक्शंस रखते हैं जो उस डेटा को यूज करते हैं. ठीक है? सो C++ इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द फंक्शंस विच ऑपरेट ऑन दैट डेटा. ठीक है? सो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड द फंक्शंस विच ऑपरेट ऑन दैट डेटा. सो क्लास में इसका मतलब क्या होगा? क्लास में दो चीज़ें होंगी. एक तो डेटा. डेटा क्या है? वेरिएबल्स लाइक इंट, रोल नंबर, फ्लोट, मार्क्स हम लेते हैं ना, या कैर, नेम, जो भी डेटा, जो भी वेरिएबल्स हैं, दैट इज डेटा. सो क्लास में ये डेटा होगा यानी वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होंगे एंड फंक्शंस होंगे जो उन वेरिएबल्स को यूज करेंगे. फंक्शंस आप ऑलरेडी सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हो, बस वैसे ही फंक्शंस को भी मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको. सो अब क्लास बना दी हमने. एक बार क्लास बन गई, फिर उस क्लास के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना दो. जब क्लास बन जाती है ना, वो एक डेटा टाइप बन जाती है. लाइक हमारे पास C या C++ लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारे इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं लाइक इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग डबल. ठीक है? वी हैव लॉट मोर डेटा टाइप्स इन C या C++. वो इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं, पहले से बने हुए हैं, हमें पहले से प्रोवाइडेड हैं. वी कैन यूज दोज डेटा टाइप्स डायरेक्टली इन द प्रोग्राम. जब हम क्लास बनाते हैं ना, तो वो भी आप समझ लो एक तरह की डेटा टाइप बन जाती है और उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि वो हमने बनाई है. लाइक सपोज मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की. ठीक है? उस क्लास में मैंने कुछ डेटा मेंबर्स रख लिए लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट, ID of the student, roll number of the student, marks of the student. मैंने डेटा मेंबर्स रख दिए एंड मैंने कुछ मेंबर फंक्शंस रख दिए. लाइक एक मेंबर फंक्शन है, वो सारा डेटा मांग रहा है यूज़र से, लाइक एंटर द नेम, एंटर द मार्क्स, एंटर द रोल नंबर, एंटर द ID. एक फंक्शन है जो सारा डेटा डिस्प्ले करवा रहा है. द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज दिस, द रोल नंबर इज दिस, द मार्क्स आर दीज, द ID इज दिस. सो मेरी क्लास में क्या क्या है? डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस जो उस डेटा को यूज कर रहे हैं. ठीक है? तो अब स्टूडेंट नाम की क्लास बन गई.
अब इस क्लास में कि मैं जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करती जाऊं, जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, मैं इंटीजर डेटा टाइप के जितने मर्जी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकती हूँ। इंट a, b, c, d, जितने मर्जी वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ, अनलिमिटेड। फाइन। वैसे ही जैसे मैंने एक बार क्लास बना ली, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो मैं जितने मर्जी इसके ऑब्जेक्ट्स बनाती जाऊँ। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लास के वेरिएबल्स, लाइक इंट a सेमीकोलन, तो इट मीन्स a इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। लेकिन अगर int की जगह मैं स्टूडेंट लिख दूं, क्लास लिख दूं और उसका वेरिएबल बना दूं s, कोई भी नेम दे सकती हूँ। आई कैन गिव एनी नेम टू माई ऑब्जेक्ट या वेरिएबल। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया s या वेरिएबल बना दिया s ऑफ द टाइप स्टूडेंट, तो कोई भी वेरिएबल जो किसी क्लास के टाइप का होता है उसे ऑब्जेक्ट कह देते हैं, सिंपल। सो ऑब्जेक्ट्स आर लाइक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं इनबिल्ट डेटा टाइप्स के और ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के, दैट इज स्टूडेंट। आई होप लिटिल बिट ऑफ इट इज क्लियर। सो C++ इज अ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ पार्शियल वर्ड क्यों आया? पार्शियल वर्ड इसीलिए आया क्योंकि C++ के जो प्रोग्राम्स हैं ना, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हम हमेशा क्लास बनाए अपने प्रोग्राम में। वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम इन C++ विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास ऑल्सो। सीधा मेन फंक्शन लिख दें, तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी मैंडेटरी नहीं है कि क्लासेस होनी ही चाहिए प्रोग्राम में। लाइक जावा है, जावा इज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट जावा वी से इट इज अ टोटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज जावा में जितने हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, चाहे हमने एक लाइन का प्रोग्राम ही क्यों ना बनाना हो, कुछ प्रिंटिंग हेलो मैसेज ही प्रिंट करवाने का प्रोग्राम बनाना हो, हमें हर चीज को क्लास में डालना ही पड़ता है। जावा में कोई भी स्टेटमेंट क्लास के बाहर नहीं होती। सो इसलिए जावा इज total complete object oriented programming language, but C++ is partial because we can create a program by creating classes, and we can create or design a program without using classes also in C++. So it is partial object oriented programming language. In C++, both functions and the data on which functions operate are combined into a single unit called class. I have already explained. अभी हम देखेंगे कि classes होती क्या है, coding देखेंगे अभी इसकी। Once a class is defined or created, we can declare as many number of objects of that class as we want. तो एक बार क्लास बन गई तो हम जितने मर्जी उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें उस क्लास के। इसीलिए क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, क्योंकि वो डेटा टाइप की तरह फिर एक्ट करना शुरू कर देती है और क्लास के हम जितने मर्जी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते जाएं और उन वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं, सिंपल। इन अदर वर्ड्स, एन ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। फाइन। Okay, the data of a class is called data member and the functions of a class are called member functions. मैंने कहा class is a combination of data and functions. तो C++ की टर्मिनोलॉजी में ना हम data को कहते हैं data member and functions को कहते हैं member functions. So it means a class is a combination of data member and member functions. A class is a blueprint or a template from which objects are created. तो क्लास एक टेम्पलेट है, क्लास में डेटा है, फंक्शंस हैं, दैट इज अ टेम्पलेट। एक बार क्लास बन गई, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ऑब्जेक्ट्स। हमें काम ऑब्जेक्ट्स से होता है, क्लास से नहीं होता। क्लास जस्ट एक टेम्पलेट है, हमने टेम्पलेट बना ली, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर लिए। हमने वर्क ऑब्जेक्ट्स में करना है, डेटा ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होना है, मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को मिलनी है, क्लास को नहीं मिलनी। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज शोन इन फिगर 1. सो लेट अस सी फिगर 1 फर्स्ट कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सी दिस इज फिगर 1. लाइक वी हैव क्रिएटेड अ क्लास नेम्ड पर्सन, और क्लास क्या है? क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है। सो क्लास में, क्लास पर्सन में कौन से डेटा मेंबर्स हैं? आईडी, नेम, एज, सिटी। एंड फंक्शंस क्या है? फंक्शंस वो फंक्शंस जो इन डेटा को यूज करेंगे। तो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस विच ऑपरेट ऑन दैट डेटा। एक बार क्लास बन गई पर्सन, उसके बाद हम जितने मर्जी इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएं। लाइक हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका डेटा क्या है? आईडी इज दिस, नेम इज जॉन, एज इज 26, सिटी इज दिल्ली। एक और ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि डेटा ऑब्जेक्ट में स्टोर होना है, वेरिएबल जैसे डेटा वेरिएबल में स्टोर होता है ना, इंट a इक्वल्स टू 5। इंट में तो नहीं ना डेटा स्टोर होता, डेटा a में स्टोर होता है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स में डेटा स्टोर होगा, और ऑब्जेक्ट्स में इन डेटा मेंबर्स में डेटा स्टोर होगा। यूनिक आईडी, नेम, एज, सिटी,
Fine. So these are the objects of class person. We can create as many objects as we want once a class is ready. Fine. In other words, a class is a group of similar objects. एक जैसे objects को इकट्ठा कर दो, that is a class. An object is an instance of class. Object class का एक variable है, instance है, and is a real world entity such as car, person, mobile. और object एक real world entity है जिसमें हमें values डालनी है, जिसकी values हैं, जिसके properties हैं, जिसका data है. That is an object. ठीक है? So this figure showing objects and classes I have already explained. Now the next. The data members of a class are always hidden. Now this is a new concept कि हम ऐसा काम कर क्यों रहे हैं, हम क्लासेस क्यों बना रहे हैं, हम C में काम करते हैं, C में प्रोग्राम्स बन जाते हैं, सब कुछ C में हो जाता है. Then why do we need C++? C++ में ऐसा क्या है जो C में नहीं है? So this is the thing. अब ध्यान से सुनो. See, इस डायग्राम में, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको. इस डायग्राम में बेटा 3 क्लासेस हैं, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C. एंड यू नो ईच क्लास हैज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस. क्लास B के भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शंस हैं, क्लास C के भी डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस हैं. ठीक है. नाउ द कंसेप्ट इज कि किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शंस अपनी ही क्लास के डेटा मेंबर्स को इजीली असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं. लेकिन किसी दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शंस किसी दूसरी क्लास के डेटा मेंबर्स को असेस नहीं कर सकते. सो दिस इज वेयर द बेनिफिट ऑफ C++ lies, that data is hidden from the outside world. What does we mean by the term outside world? डेटा मेंबर इस क्लास का है, क्लास A का डेटा मेंबर है. ठीक है. और आउटसाइड वर्ल्ड कौन सी हो गई? इस क्लास के बाहर की जितनी क्लासेस हैं, ये वाली क्लास या कोई और बाहर का फंक्शन, दैट इज आउटसाइड वर्ल्ड. सो उनको डेटा मेंबर्स इस क्लास के नहीं दिखेंगे, वो नहीं इनको असेस कर पाएंगे सीधा. ठीक है. लाइक मेरी क्लास है स्टूडेंट नाम की और इसमें एक डेटा मेंबर है रोल नंबर. ठीक है. तो कोई दूसरी क्लास रोल नंबर में वैल्यू नहीं डाल सकता या रोल नंबर की वैल्यू को नहीं देख सकता. क्यों? क्योंकि वो क्लास स्टूडेंट का डेटा मेंबर है. ठीक है. सो डेटा इज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. ओनली द फंक्शंस ऑफ सेम क्लास कैन असेस डेटा ऑफ दैट क्लास. द फंक्शन ऑफ अनदर क्लास कैन नॉट असेस डेटा ऑफ सम अदर क्लास. क्लियर? सो दिस मेंबर फंक्शन कैन नॉट असेस दिस डेटा मेंबर. दिस मेंबर फंक्शन कैन नॉट असेस दिस डेटा मेंबर. This member function cannot assess this data member. This member function cannot assess this data member. But this member function can assess this data member. Similarly, member functions of class B can assess data members of class B. Similarly, member functions of class C can assess data members of class C. And this property is called data hiding. Now, one new thing. Member functions of a class can assess member functions of another class. Member functions publicly declared हैं, वो open है, वो सबको दिखते हैं. एक क्लास के member functions दूसरी क्लास के member functions को assess कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास का member function दूसरी क्लास के data member को assess नहीं कर सकता. Data is hidden from the outside world और member functions they are local, they are public to the whole world. Member functions हर कोई देख सकता है, हर कोई यूज कर सकता है. अब क्वेश्चन इज, अगर इस मेंबर फंक्शन ने इस डेटा को यूज करना है, उसको चाहिए, देन व्हाट विल डू, दिस मेंबर फंक्शन विल आस्क फॉर दिस डेटा फ्रॉम दिस मेंबर फंक्शन, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन डेटा को असेस कर सकता है. सो दिस इज कॉल्ड मैसेज पासिंग. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये फंक्शन इसको मैसेज पास करेगा कि मुझे इस डेटा की वैल्यू चाहिए. ये फंक्शन तो डेटा की वैल्यू को देख सकता है, असेस कर सकता है, वो असेस करके फिर इसको देगा. सो इनडायरेक्ट असेस इज देयर. सो द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर ऑलवेज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज फ्रॉम द अदर क्लासेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन. Only member functions of a class can assess data members of that class. Only member functions of a class can assess data members of that class. But data members, they are hidden from the outside world. Similarly, these data members are hidden from these classes. These classes cannot use this data member of class B directly. Similarly, these classes cannot use data member of class C directly.
If they want to use this data member, then they have to pass the message to member functions of class C first. Okay, so this is how we say the data is secure in C++. This concept is shown in figure 2 as follows. Fine. Now next, unlike C language which was structured oriented programming language, C language को हम structured oriented programming language कहते थे क्योंकि उसमें अलग अलग ब्लॉक्स बनते थे, मेन फंक्शन बन गया, स्ट्रक्चर्स बन गए, यूनियन बन गए, फंक्शंस बन गए. बट C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. ठीक है. सो फॉलोइंग are few differences between structured programming language and object oriented programming language, and beta these differences are very important. So let us study these differences first. So structured oriented programming language and object oriented programming language. Such programming languages focus on dividing the programs into set of functions in which each function works as a sub program. C में क्या होता था, structures functions बनते थे, अलग अलग functions बनते थे. But in object oriented programming language like C++ and Java, the programming languages focus on representing the program as a set of objects which encapsulates the data and functions. तो यहाँ पे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे प्रोग्राम फंक्शंस में डिवाइडेड है. ऑब्जेक्ट्स में डेटा और फंक्शंस दोनों होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, क्लास में डेटा फंक्शंस दोनों होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स में भी डेटा और फंक्शंस दोनों हो जाते हैं. हम प्रोग्राम करेंगे ना, फिर आप बेटा अच्छे से क्लियर होगा, अभी जो थियोरी चल रही है. स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ले मोर एम्फोसिस ऑन फंक्शंस एंड दे ले मोर एम्फोसिस ऑन डेटा. तो स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस बनाने में ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि डेटा ना कहीं लीक हो जाए, डेटा तो सिक्योर हो. ठीक है. It does not provide security of data, it provides complete security of data because data is hidden from the outside world. It represents non-real world modeling, it represents real world modeling. क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में एंटिटीज हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं. लाइक हम कार नाम की क्लास बनाते हैं. ठीक है. उसके बाद अलग अलग तरह की जितनी भी कार्स हैं उन कार के डेटाज हम स्टोर कर सकते हैं कार क्लास में, कि ये वाली जो है मारुति कार है, ये वाली कोई अमेज है, ये वाली डिजायर है. तो अलग अलग कार्स हैं, उनका डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. सो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होती है यहाँ पे. ठीक है. Such languages are used for designing medium-sized applications, and these languages are used for designing large and complex applications. It is difficult to modify structured programs. It is easier to modify object-oriented programs. Such languages does not have access specifiers. Now let me explain to you what are access specifiers. C++ में ना हम 3 तरह के access specifiers study करेंगे. Number 1 is private, then public, then protected. Now let me explain, थोड़ा सा explain करूंगी कि ये होते क्या हैं. बेटा जो डेटा है ना, हमारा जो डेटा मेंबर्स हैं उनको हम प्राइवेट सेक्शन में लिखते हैं. क्लास में ना बहुत सारे सेक्शंस होंगे, आप देखना, अभी अपने कोई प्रोग्राम नहीं देखा C++ का, तो क्लास में सेक्शंस होते हैं. एक प्राइवेट सेक्शन होता है, एक पब्लिक सेक्शन होता है, और प्रोटेक्टेड सेक्शन इंट्रोड्यूस होता है जब इनहेरिटेंस करते हैं. वो अभी बात की बात है. जो डेटा मेंबर है ना, जितने भी हम डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उन सब को ना हम प्राइवेट सेक्शन में लिखेंगे. प्राइवेट, जैसे वर्ड है प्राइवेट, आपकी कोई चीज़ प्राइवेट है, कोई बात प्राइवेट है, वो आपको ही पता है ना, किसी और को तो नहीं पता. सो इसी तरह प्राइवेट सेक्शन में जो हम डेटा जो भी हम डाल देंगे, अगर हम फंक्शन भी प्राइवेट सेक्शन में डाल देंगे या डेटा डाल देंगे, वो चीज़ बाहर की दुनिया को नहीं दिखेगी. ठीक है. सो मोस्टली हम प्राइवेट सेक्शन में डेटा डालते हैं, डेटा मेंबर्स. हाँ, मेंबर फंक्शंस को भी डाल सकते हैं, बट मेंबर फंक्शंस को अगर प्राइवेट बना दिया तो उस फंक्शन का कोई रोल ही नहीं रहा. वो फंक्शन फिर हम यूज़ कैसे करेंगे अगर हमने उनको हाइड ही कर दिया तो. सो इन द प्राइवेट सेक्शन हम मोस्टली डेटा मेंबर्स को लिखते हैं, एंड इन द पब्लिक सेक्शन हम जितने मेंबर फंक्शंस हैं वो लिखते हैं. जो चीज़ पब्लिक हो गई उसको कोई भी यूज़ कर सकता है. ठीक है. जो चीज़ हमने प्राइवेट रखनी है, डेटा मेंबर्स, मोस्टली उनको हम प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, और फंक्शंस को, मेंबर फंक्शंस को हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं. सो इनको हम कहते हैं असेस स्पेसिफायर्स. और सी लैंग्वेज आपने पढ़ी है, आपने देखा है यहाँ वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड जैसा, है ना. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस,
Such languages do not provide reusability of code. Such languages provide reusability of code. इनहेरिटेंस का जब चैप्टर करेंगे ना, तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा. C++ में हम क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने एक कोड लिख दिया, मैंने एक क्लास बना दी. उस क्लास को मैंने एक प्रोग्राम में क्लास बनाई, ठीक है. उस क्लास को मैं किसी और प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकती हूँ, सीधा उसके नेम से. उस क्लास की कोडिंग दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. सो दैट मीन्स मैं कोड को रीयूज़ कर सकती हूँ. Here functions communicate with each other by passing parameters. Here objects communicate with each other by passing messages. So इधर आपने देखा था ना, फंक्शंस, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को फॉर्मल या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट सेंड करता है. और इधर C++ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स कैसे एक दूसरे से डेटा मांगते हैं यूजिंग मैसेज पासिंग. ये भी हम करेंगे आगे जाके. नेक्स्ट डिफरेंस, हियर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल. ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग बेटा, कुछ ओवरलोडिंग के कंसेप्ट्स हम करेंगे अपने सिलेबस में, लाइक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक नाम की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. ये हम करेंगे आगे. तो ये चीज़ सी में पॉसिबल नहीं है, C++ में पॉसिबल है. सिमिलरली पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट होता है, इसका भी पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में. ये सी में कंसेप्ट करना पॉसिबल नहीं है, C++ में इट इज पॉसिबल. सी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दे फॉलो टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच मीन्स हम बड़ी प्रॉब्लम के फिर फर्दर टुकड़े करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं. ये मेन प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम को इस फंक्शन में लिख देते हैं, इतनी प्रॉब्लम को इस फंक्शन में लिख देते हैं, इतनी प्रॉब्लम को इस फंक्शन में लिख देते हैं. सो हम बड़ी प्रॉब्लम को फर्दर ब्रेक करते हैं टॉप डाउन. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दे यूज या दे फॉलो बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप मीन्स हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स डिसाइड करते हैं कौन से होंगे, फिर उनको जोड़ के क्लास बनाते हैं. सो दैट इज बॉटम अप अप्रोच. एंड एग्जाम्पल्स स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में आ जाती है सी, पास्कल, फॉर्टन, बेसिक. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आ जाते हैं जावा, C++, C#, एडा, एटसेट्रा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं बिकॉज C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. They are shown in this diagram. Features are like objects, classes, inheritance, abstraction, polymorphism, encapsulation. ये सब को हम अभी तो ब्रीफ में स्टडी करेंगे, लेकिन इन सब के चैप्टर्स हैं, तब आपको डिटेल में इनका मीनिंग क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, इनकी कैटेगरीज क्या है, वो सब क्लियर हो जाएगा. So let us discuss all these 6 features of object-oriented programming languages in brief, थोड़ा थोड़ा करके. So, object-oriented programming features can be explained as follows. Number 1 is class. A class is an encapsulation of data and functions which operate on that data. Encapsulation. बेटा encapsulation क्या होता है? कैप्सूल देखा है आपने, हम कैप्सूल खाते हैं कई बार मेडिसिन में. कैप्सूल इज अ कवर, वो कवर होता है. उसके अंदर क्या मेडिसिन पड़ी है वो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि मेडिसिन को कैप्सूल के कवर ने एनकैप्सुलेट किया हुआ है. सो इसी तरह क्लास ने डेटा को और फंक्शंस को एक जगह इकट्ठा रख दिया और एनकैप्सुलेट किया हुआ है. क्लास इज द आउटर बाउंड्री ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, यू कैन से. ठीक है. The functions of a class are known as member functions and the data of the class is known as data members. I've already explained. The class is also known as user defined data type. I've already explained कि class भी data type की तरह ही act करती है, क्योंकि एक बार class बन गई उसके जितने मर्जी objects declare करते जाओ. A class is a logical entity and does not get any memory when it is created. हम class को memory नहीं देते, हम इंट को, फ्लोट को, बाई डबल को, इनको मेमोरी नहीं देते. हाँ, इनके जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी देते हैं. सो क्लास को मेमोरी नहीं मिलती. क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी. उस क्लास के जितने हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उनको मेमोरी मिलेगी. द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लास. नाउ यहाँ पर थोड़ा सा कोडिंग वर्क शुरू हो जाता है. सो द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लास. क्लास कैसे बनानी है, C++ में क्लास लिखने का तरीका क्या है. अभी जस्ट सिंटेक्स, अभी एग्जाम्पल नहीं मैं करवा रही. सो यू विल राइट अ कीवर्ड क्लास. सबसे पहले स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है क्लास, फिर अपनी क्लास का जो नेम देना है वो लिख देना है.
कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे आइडेंटिफायर्स लिखने के रूल्स है ना, वही रूल्स क्लास के नेम देने के हैं कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और आप अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है, एक ही वर्ड का क्लास नेम होना चाहिए, ठीक है। देन क्लास नेम लिखने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्लास की बॉडी डिफाइन करने। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइवेट सेक्शन। कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं प्राइवेट और आगे डालते हैं कॉलन, 2 बिंदियों वाला कॉलन। और प्राइवेट सेक्शन में मैंने आपको बताया था हम यूजुअली क्या डिक्लेयर करते हैं, डेटा मेंबर्स, क्योंकि हम डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं। और फिर आ जाता है पब्लिक सेक्शंस, ये असेस स्पेसिफायर्स हैं, हमने डिफरेंसेस में पढ़े थे, है ना। सो पब्लिक कैसे लिखना है, फिर पब्लिक लिख के स्मॉल लेटर्स में कॉलन, और इसमें हम सारे मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेंबर फंक्शंस को हम पब्लिक बनाना चाहते हैं कि हर कोई उनको देख सकता है, मेंबर फंक्शन को यूज कर सकता है। डेटा को हम प्राइवेट में रखते हैं क्योंकि डेटा को कोई और यूज ना करे, सिर्फ इस क्लास के मेंबर फंक्शंस यूज करें, बाहर का कोई मेंबर फंक्शन या कोई क्लास इस डेटा को यूज ना कर सके, क्योंकि दैट इज हिडन इन प्राइवेट सेक्शन। फिर क्लास की कर्ली ब्रैकेट को खत्म करके क्लास का सेमी कॉलन देना होता है, इंपॉर्टेंट, क्लास को सेमी कॉलन से खत्म करना होता है। फाइन, ओके। नाउ द एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो पहले। सी, मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, कर्ली ब्रैकेट, प्राइवेट सेक्शन में मैंने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए, इंट रोल नंबर, फ्लोट मार्क्स, रोल अंडरस्कोर नंबर। ये 2 वर्ड्स नहीं है, एक ही वर्ड है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक ही वर्ड का होता है ना, तो जोड़ने के लिए अंडरस्कोर लगा दिया रोल और नंबर को। पब्लिक सेक्शन में मैंने मेंबर फंक्शंस बनाए। तो डेटा मेंबर्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, ये तो आपको पता है। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि फंक्शंस को कैसे हम लिखते हैं। आपने सी में पढ़ा होगा फंक्शंस का चैप्टर। तो बेटा फंक्शंस कैसे लिखते हैं, सबसे पहले फंक्शन का सबसे पहले हेडर होता है और कर्ली ब्रैकेट्स में फंक्शन की बॉडी होती है, ठीक है। हेडर में क्या क्या होता है, हेडर में सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है कि क्या ये फंक्शन कोई डेटा रिटर्न कर रहा है, क्या आपको इस बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। नो, देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट, इसलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है void, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी डेटा। हाँ, अगर यहाँ होता रिटर्न a और a इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया होता, यानी a रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न टाइप क्या होती, इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, सो द रिटर्न टाइप इज void। void मीन्स नथिंग, वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। एंड दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन गेट डेटा, एक ही वर्ड है जुड़ा हुआ है आपस में, दिस इज अ वन वर्ड गेट डेटा, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के नाम के बाद हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं ब्रैकेट्स में, लेकिन हमें इस टाइम कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है, सो मेरी ब्रैकेट्स इधर खाली हैं। सो void गेट डेटा एम्प्टी ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स होती है हमेशा फंक्शन के साथ। देन कर्ली ब्रैकेट में फंक्शन की बॉडी। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन यूजर को कह रहा है कि रोल नंबर एंटर करो। ओके, नाउ दीज आर द न्यू टर्म्स फॉर यू। सी में हम कोई चीज प्रिंट करवाने के लिए printf यूज करते थे, कुछ आउटपुट करवाने के लिए स्क्रीन पे। C++ में कुछ आउटपुट करवाने के लिए, कुछ प्रिंट करवाने के लिए भी यूज सी आउट टर्म, स्मॉल लेटर्स में सी आउट इकट्ठा ही है। सी आउट के साथ 2 लेस देन के साइन डालने होते हैं, और उसके बाद हम डबल कोट्स में जो लिख देते हैं मैसेज, वो एज सच स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। सो सी आउट लेस देन क्या मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर यूजर के लिए, एंटर रोल नंबर कॉलन, मैसेज खत्म सेमी कॉलन। तो ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और कर्सर इधर ब्लिंक करना शुरू कर देगा कि यूजर कोई रोल नंबर एंटर करे। सी में हम इनपुट कैसे लेते थे, यूजिंग स्कैनफ। C++ में इनपुट कैसे लेते हैं, यूजिंग सी इन, सी आउट, सी इन। सी आउट इज यूज फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट एंड सी इन इज यूज फॉर गेटिंग द इनपुट, इकट्ठा ही है, सी इन एक ही वर्ड है, ठीक है। सो सी इन, उसके बाद सी इन के साथ हमेशा 2 ग्रेटर देन के साइन आते हैं। एंड हमने यूजर को कहा एंटर रोल नंबर, तो यूजर ने जो भी रोल नंबर एंटर करना है, लाइक उसने 1001 एंटर कर दिया, तो वो कहाँ स्टोर होगा, कहाँ स्कैनएफ होगा, कहाँ सी इन होगा, रोल नंबर में, रोल नंबर फील्ड में, ये वाली फील्ड जो हमने बनाई है, सेम रोल अंडरस्कोर नंबर सेम होना चाहिए, रोल अंडरस्कोर नंबर। ये मैसेज है, इसको जैसे मर्जी लिख दो, आर कैपिटल डाल दो, एन कैपिटल डाल दो, एनओ के बाद डॉट डाल दो, ये तो मैसेज है, ये तो ऐसा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। हाँ, जो यूजर रोल नंबर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, ये वाला वेरिएबल। तो इसके और इसके स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर इसके डिफरेंट लिख दोगे तो कंपाइलर एरर देगा कि ये वाला वेरिएबल तो कहीं डिक्लेयर ही नहीं हुआ,
ठीक है। उसके बाद फिर से हम स्क्रीन पर मैसेज दे रहे हैं एंटर मार्क्स, और यूजर जो भी मार्क्स एंटर करेगा वो मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, ये वाले मार्क्स। सो दिस इज अ फंक्शन, मेंबर फंक्शन, वन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। इस क्लास में बेटा हमने एक और मेंबर फंक्शन लिखा है, शो डेटा। गेट डेटा मेंबर फंक्शन क्या कर रहा था, डेटा को ले रहा था यूजर से, एंटर रोल नंबर, यूजर ने रोल नंबर एंटर कर दिया, एंटर मार्क्स, यूजर ने मार्क्स एंटर कर दिए। शो डेटा शो कर रहा है कि यूजर ने क्या एंटर किया है। सो शो डेटा, वॉइड शो डेटा, बिकॉज ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है। सी आउट, रोल नंबर इज, नाउ सी आउट प्रिंटिंग के लिए होता है ना, तो इसमें देखो सी आउट के बाद आपको पता है कि हमने हमेशा 2 लेस देन के साइन डालने होते हैं। उसके बाद डबल कोट्स में जो लिख दिया वो एज सच मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा। हमने क्या लिखा, रोल नंबर इज, तो ये मैसेज एज सच स्क्रीन पर आ जाएगा, रोल नंबर इज। और अब हमने रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो रोल नंबर ये वेरिएबल है, इसको डबल कोट्स में नहीं डालना। सी आउट में 2 तरह की चीजें प्रिंट हो सकती हैं। अगर हमने डबल कोट्स में कुछ लिख दिया दैट बिकम्स अ मैसेज, वो एज सच प्रिंट हो जाएगा, जैसे आपने डबल कोट्स में लिखा, आपने डॉट डाली डॉट आ जाएगा, कॉमा डाला कॉमा आ जाएगा। जो आपने मैसेज में डबल कोट में लिख दिया वो एज सच स्क्रीन पर आ जाएगा। और जो चीज सी आउट में आपने डबल कोट्स में नहीं लिखी, इट मीन्स वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। सो यानी रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे हमने 1001 एंटर किया था तो मैसेज बन जाएगा रोल नंबर इज 1001। और इन दोनों को अलग अलग करने के लिए फिर 2 लेस देन के साइन डालेंगे, क्योंकि ये मैसेज है और ये वैल्यू है। सिमिलरली सी आउट, मार्क्स आर, मार्क्स की वैल्यू। अभी करेंगे प्रोग्राम, इसको आउटपुट, मैंने इसके आउटपुट नहीं लिखी क्योंकि ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, इसमें मेन फंक्शन नहीं है। प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूर होता है ना, तो ये सिर्फ एक पार्ट है आपको क्लास शो करने के लिए कि क्लास क्या होती है, ठीक है। देन हमने क्लास को बंद कर दिया और सेमी कॉलन, यहां पर हमने क्लास को शुरू किया था ना, क्लास को शुरू किया था, फिर प्राइवेट में डेटा मेंबर्स दिए, पब्लिक में मेंबर फंक्शन दिया, पहला मेंबर फंक्शन, देन पब्लिक में दूसरा मेंबर फंक्शन, और यहां पर हमने क्लास को खत्म कर दिया। फाइन। नाउ कुछ हम असेस स्पेसिफायर्स या जो सेक्शंस हमने किए थे ना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्शंस, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट सेक्शन में हम जो चीज लिखते हैं दैट बिकम्स प्राइवेट टू दैट क्लास ओनली, उसको उस क्लास के मेंबर फंक्शंस ही देख सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो प्राइवेट क्लास कंटेन्स 2 सेक्शंस और इनको असेस स्पेसिफायर्स भी कह देते हैं, ACCESS, असेस specifier. Private section. Anything defined inside private sections becomes the private to that class only. That is, it can be accessed only within a class but not outside the class. जैसे डेटा मेंबर्स हमने प्राइवेट सेक्शन में लिखे, जैसे इसमें डेटा मेंबर्स हमने प्राइवेट सेक्शन में लिखे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये डेटा मेंबर्स को सिर्फ इस क्लास के मेंबर फंक्शंस ही यूज कर पा रहे हैं। अगर इस क्लास, ये क्लास जहां खत्म हुई ना, वहां पर अगर कोई फंक्शन कहता है ना मुझे रोल नंबर की वैल्यू देखनी है क्लास के बाहर, तो वो असेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड पब्लिक सेक्शन, एनीथिंग डिफाइंड इनसाइड पब्लिक सेक्शन बिकम्स पब्लिक टू ऑल, दैट इज कैन बी असेस्ड विद इन अ क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। दिस कंसेप्ट इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। सो सी द डायग्राम, ये एक क्लास है, ठीक है। क्लास में डेटा मेंबर्स, प्राइवेट सेक्शन है और पब्लिक सेक्शन है। प्राइवेट सेक्शन में हम डेटा मेंबर्स भी लिख सकते हैं, मेंबर फंक्शंस भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम डेटा मेंबर्स ही लिखते हैं। आपको अगर ये पूछे ना कि प्राइवेट सेक्शन में सिर्फ डेटा मेंबर्स ही हो सकते हैं, यू विल से नो, हम मेंबर फंक्शंस भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम प्राइवेट में डेटा मेंबर्स ही लिखते हैं, क्योंकि डेटा को ही प्राइवेट करने का फायदा है। मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट रखने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर वो उसको कॉल कैसे करेंगे, वो कॉल ही नहीं हो पाएंगे मेंबर फंक्शंस। एंड देयर इज अ पब्लिक सेक्शन ऑल्सो। पब्लिक सेक्शन में भी हम डेटा रख सकते हैं, वैसे यूजुअली हम मेंबर फंक्शंस रखते हैं पब्लिक सेक्शन में, लेकिन हम डेटा भी रख सकते हैं। पर डेटा रखने का कोई फायदा नहीं होगा पब्लिक सेक्शन में, डेटा फिर आउटसाइड वर्ल्ड को दिखने लग जाएगा, तो डेटा हाइडिंग नहीं होगी। एंड व्हाट दिस होल डायग्राम इज शोइंग कि एक क्लास का पब्लिक सेक्शन अपनी क्लास के प्राइवेट सेक्शन को असेस कर सकता है, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड, फंक्शन आउटसाइड द क्लास, वो क्लास के डेटा मेंबर को या प्राइवेट सेक्शन को असेस नहीं कर सकता। हाँ, वो पब्लिक सेक्शन को असेस कर सकता है, क्योंकि वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है सेक्शन। सो एनी फंक्शन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लास कैन असेस पब्लिक सेक्शन properties, but it cannot assess private section properties.
Fine, I hope it is clear. So this was about the first feature of object oriented programming, that is class. Now the next feature of object oriented programming are objects. अब ऑब्जेक्ट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स हैं क्लास के. एक बार हम क्लास बना देते हैं, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते जाएं. सो ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. Once a class is created, we can declare as many objects of that class as we want. An object is a physical entity and gets memory when objects are declared. Class logical entity थी, template था, लेकिन object physical entity है, यानी उसको memory space मिलती है. जब हम object बनाते हैं ना, declare करते हैं, तो memory space मिलती है objects को. An object is a real world entity such as a pen, chair, person, a car. And the syntax for declaring an object is, अब object declare करने का syntax. Class कैसे बनाते हैं वो तो हमने देख लिया. अब object हम main function में बनाते हैं. मेन फंक्शन में लाइक जैसे हम लिखते हैं ना, हमने इंटीजर टाइप के अगर दो वेरिएबल्स बनाने हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं int a, b सेमीकोलन. ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो हम लाइक मैंने स्टूडेंट क्लास अभी बनाई थी ना, तो स्टूडेंट क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो व्हाट विल आई राइट स्टूडेंट यानी क्लास नेम, देन पहले ऑब्जेक्ट का नाम, कॉमा दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम, कॉमा तीसरे चौथे जितने ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाने और एंड में सेमीकोलन. सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्लास बनाई थी ना अभी हमने, हियर क्लास स्टूडेंट बनाई थी. ठीक है, तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं? स्टूडेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखते जाने हैं, S1, S2, S3, जो मर्जी नेम से दो, ABC, XYZ, ऑब्जेक्ट 1, कोई भी नेम आप दे सकते हो. सो यू कैन डिक्लेयर एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू वांट ऑफ द क्लास स्टूडेंट. नाउ देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट. सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट. A class is a template for creating objects. An object is an instance of a class. Class is a logical entity. Object is a physical entity. Class is declared once, but multiple objects can be created of a class. एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट. द क्लास हैज अनलिमिटेड लाइफ स्पैन इन अ प्रोग्राम. क्लास कभी खत्म नहीं होती. हाँ, ऑब्जेक्ट की लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है. लाइक मैंने मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट की लाइफ मेन फंक्शन तक ही है, जब तक मेन फंक्शन में है कंट्रोल. सो ऑब्जेक्ट हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन. क्लास इज स्टैटिक एंटिटी. स्टैटिक एंटिटी, ओके, जो चीजें कंपाइल टाइम पे बन जाती हैं उन चीजों को कहते हैं स्टैटिक. आपको पता है ना, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का स्टेप, सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, टाइप करते हैं, देन वी कंपाइल टू चेक द एरर्स एंड देन वी एग्जीक्यूट. कुछ चीजें, कुछ काम, कुछ प्रोसेसेस, कुछ ऑपरेशंस कंपाइल टाइम पे कर देता है कंपाइलर, कुछ ऑपरेशंस रन टाइम पे करता है. जो चीजें कंपाइल टाइम पे हो जाती हैं उनको कहते हैं स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक चीजें या स्टैटिक फंक्शंस. सो क्लास इज स्टैटिक एंटिटी मीन्स क्लास कंपाइल टाइम पे बन जाती है. लेकिन ऑब्जेक्ट इज अ डायनेमिक एंटिटी. ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बनते हैं, यानी उनको रन टाइम पे मेमोरी स्पेस मिलती है ऑब्जेक्ट को. क्लास कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स बट ऑब्जेक्ट कैन नॉट क्रिएट अ क्लास. वी ऑल नो. क्लास डज नॉट गेट एनी मेमोरी व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड. ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड. इट इज क्लियर. क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट ऑब्जेक्ट्स. हम सिर्फ एक क्लास बना देते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, इट्स ओके. लेकिन ऑब्जेक्ट तभी बनेंगे अगर क्लास होगी, तभी उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर कर पाएंगे. अ क्लास इज लाइक डेटा टाइप. ऑब्जेक्ट्स आर लाइक वेरिएबल्स. सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ क्लास मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट. फाइन, आई होप इट इज क्लियर. The next property of any object-oriented programming language is the abstraction. Abstraction का मतलब छुपाना, हाइड करना. और आपको पता ही है हम क्या छुपा रहे हैं C++ में. We are hiding the data from the outside world and that is called abstraction, data abstraction. So abstraction means hiding the data of a class from the outside world. The data is a valuable asset and can be hidden from the outsiders by keeping the data members in private section of the class. So data members को हम क्लास के प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर इसीलिए करते हैं ताकि आउटसाइड वर्ल्ड को वो ना दिखे और वो हाइड हो जाएं और हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकें. सो द डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम. सी, ये क्लास है, क्लास में दो सेक्शंस हैं, एक है पब्लिक सेक्शन, एक है प्राइवेट सेक्शन. ठीक है, एंड दीज आर द फंक्शंस आउटसाइड द क्लास.
These functions can access the public section, but these functions which are present outside the class cannot access the private section of a class. इस डायग्राम की जगह आप अगर चाहो तो ये वाली डायग्राम भी बना सकते हो जो हमने असेस स्पेसिफायर्स या दो सेक्शंस में की है. सेम डायग्राम है, वहां पे मैंने सर्कल से बना लिया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर से बना लिया. द कंसेप्ट इज सेम. फाइन. So this is what data abstraction is. And the fourth property of object-oriented programming languages is encapsulation. Encapsulation का मतलब कैप्सूल में हमने सब कुछ रख दिया. हमने क्लास एक कैप्सूल है, उसमें डेटा भी रख दिया, फंक्शंस भी जोड़ के रख दिए. ये मैंने कैप्सूल बनाया है. So binding the data and the functions which operate on that data together is called data abstraction. Class encapsulates the data members and the member functions as shown below. So this is a class. Class में data भी रख दिया और functions भी रख दिए जो इस data को use करेंगे. Fine. और बाकी functions को हमने बाहर रख दिया class के. Fifth property of any object-oriented programming language is inheritance. वैसे तो इनहेरिटेंस का एक फुल फ्लेज चैप्टर है आपके सिलेबस में, बट थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि इनहेरिटेंस होती क्या है. हम कई बार वर्ड यूज करते हैं इनहेरिट, कि मैंने ये प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की, मेरे पेरेंट्स ने ये प्रॉपर्टी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट की. सो यही कंसेप्ट C++ में होता है. मैंने ना एक क्लास बनाई ऑफ एनी नेम ABCXYZ, कोई एक मैंने क्लास बनाई. उस क्लास में मैंने डेटा मेंबर्स भी डिक्लेयर कर दिए, मेंबर फंक्शंस भी डिक्लेयर कर दिए. क्लास खत्म हो गई, यूज कर लिया मैंने क्लास को, बात खत्म. फिर मैंने एक नया प्रोग्राम बनाना है. उस प्रोग्राम में मैंने फिर से वही क्लास को यूज करना है. हाँ, लेकिन कुछ डेटा मेंबर्स नए डालने हैं, कुछ मेंबर फंक्शंस नए डालने हैं. तो क्या दो चीजें हैं, या तो हम क्लास को दोबारा टाइप करें, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं पिछली क्लास से, या फिर हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करें. इनहेरिटेंस से क्या होगा, जब मैं पुरानी वाली क्लास को अपने प्रोग्राम में इनहेरिट कर लूंगी या अपनी नए क्लास में इनहेरिट कर लूंगी, तो पुरानी क्लास की सारी प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस मेरे नई क्लास में आ जाएंगे, और नई क्लास में मैं अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को भी लिख पाऊंगी. इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ. वो डायग्राम एक्चुअली इनहेरिटेंस के चैप्टर में मैंने ड्रॉ की हुई है, बट मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखाती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सी, एक क्लास A है, इसके पास 3 फीचर्स हैं. अपने फीचर्स क्या है? फीचर्स डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस भी. क्लास B क्लास A से इनहेरिट हुई है. इनहेरिट होने का मतलब कि क्लास B के पास क्लास A के तीनों फीचर्स तो आ गए, प्लस अपने फीचर्स भी हैं. ठीक है, दैट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मीन्स क्लास B ने कुछ फीचर्स क्लास A से इनहेरिट कर लिए और अपने भी उसके पास हैं. ठीक है, सो लाइक एक चाइल्ड है, उसने कुछ फीचर्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लिए, प्लस कुछ फीचर्स उसके पास अपने भी हैं. ठीक है, सो दैट इज इनहेरिटेंस. और जौन सी क्लास इनहेरिट करवाती है, दैट इज कॉल्ड बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास. कोई भी 3 वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं, बेस, सुपर या पेरेंट क्लास. और जो क्लास हमने ड्राइव की है, जिसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, प्लस अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, उस क्लास को हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास या सब क्लास या चाइल्ड क्लास. सो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस इज. नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, दैट इज द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. So inheritance, it is a process by which object of one class inherits the properties of another class. In other words, a mechanism of deriving a new class from the old class is called inheritance. आपने देखा था, हमने B class को derive किया from A class. The old class is called parent class, super class या base class, जो ऊपर वाली class है, and the derived class is called child class, sub class और derived class. The derived class has its own data members and member functions, as well as it inherits the data members and member functions of its base class. अभी आपने देखा था B क्लास में अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस तो थे, फीचर्स 4 एंड फीचर 5, और फीचर 1, 2, 3 उसको पेरेंट क्लास से मिल गए थे, इनहेरिट हो गए थे. तो टोटल B के पास 5 फीचर्स हो गए थे. सो दिस इज शोन द फॉलोइंग फिगर. क्लास A बेस क्लास है, इट इज ड्राइविंग क्लास B, दिस इज ड्राइव क्लास. तो B के पास अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस तो होंगे ही, प्लस A वाले भी आ जाएंगे.
Clear? So class B is inherited from A. And the last property of any object-oriented programming language is polymorphism. Polymorphism का भी एक full fledged chapter है आपके syllabus में, ठीक है? But let me give you a brief introduction to what is polymorphism. Poly का मतलब होता है बहुत सारे, many. Poly means many. Morphism means forms. So polymorphism means having more than one forms. मैं एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा देती हूँ. लाइक मेरे पास ना एक प्रोग्राम है, मैं सी का एग्जाम्पल आपको देती हूँ क्योंकि सी तो आपको आती है, ठीक है? सी में ना, सी का एक प्रोग्राम है, उसमें ना ऐड नाम का एक फंक्शन है. ऐड नाम के 3 फंक्शंस पड़े हुए हैं. 3 फंक्शंस ऐड नाम के एक ही प्रोग्राम में. एक में कोई पैरामीटर नहीं है, खाली है ब्रैकेट्स. एक ऐड मेथड है, उसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है. एक ऐड मेथड है, उसमें 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं. सो इट मीन्स तीनों ऐड फंक्शंस अलग अलग हैं, नाम तीनों का ऐड है. दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. कि एक ही चीज की बहुत सारी फॉर्म्स, ऐड फंक्शन की बहुत सारी फॉर्म्स. एक फॉर्म जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, एक फॉर्म जिसमें एक पैरामीटर है, एक फॉर्म जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं. सो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. और C++ में बहुत सारी तरह की पॉलीमॉर्फिज्म्स होती हैं. लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग भी इसमें आ गया. और जो मैंने आपको ऐड की एग्जांपल दी है ना, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग. कि एक नाम के बहुत सारे फंक्शंस, पर फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी पैरामीटर लिस्ट में. पैरामीटर लिस्ट सेम नहीं हो सकती, नहीं तो वो रिडंडेंसी हो जाएगी, वो एरर आ जाएगा. फंक्शंस के नेम सेम हो सकते हैं एक ही प्रोग्राम में, लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है? सो C++ में 2 तरह की पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम. इनको हम स्टडी करेंगे. कंपाइल टाइम में आ जाती हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दिस इज ऑल्सो चैप्टर इन आवर सिलेबस. फंक्शन ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, नेक्स्ट टॉपिक ही हमने कंस्ट्रक्टर्स का करना है इसके बाद. एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाता है वर्चुअल फंक्शंस. वैसे पॉलीमॉर्फिज्म भी हमने डिटेल में स्टडी करना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द features of object-oriented programming languages. There are 6 features: objects, classes, encapsulation, abstraction, polymorphism, and inheritance. Fine? अब स्टूडेंट्स, हमने इतना स्टडी कर लिया C++ का, थ्योरेटिकल इसको स्टडी किया, बट हमने C++ का भी कोई प्रोग्राम नहीं देखा. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा आपके सिस्टम पे. सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ C++ शोइंग द कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास. कैसे लिखना है C++ का प्रोग्राम? लेट अस स्टार्ट. सी में जैसे आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे stdio.h, क्योंकि उसमें printf और scanf की डेफिनेशंस पड़ी होती थी stdio.h में. सिमिलरली सी इन सी आउट हम यूज कर रहे हैं C++ में, इनकी डेफिनेशंस पड़ी होती हैं iostream.h में. IO इनपुट आउटपुट stream.h. सो जब भी हमने C++ का प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने सी इन सी आउट को यूज करना है, तब हमें iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा. और ऑफ कोर्स हर प्रोग्राम में हम सी इन सी आउट एटलीस्ट यूज करेंगे ही. सो iostream.h हमेशा हम इंक्लूड करेंगे. #include iostream.h, सेम वे जैसे हमने सी में लिखते थे #include stdio.h. देन #include conio.h. conio क्योंकि हम getch यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, मैं आपको बताऊंगी वो भी हम क्यों यूज करते हैं. 2 फाइल्स इंक्लूड कर ली, और भी इंक्लूड करेंगे फाइल्स जो जो चीजें हमें चाहिए उस हिसाब से, लेकिन मुझे अपने प्रोग्राम में सिर्फ ये 2 हेडर फाइल्स का ही फंक्शंस चाहिए, तो मैंने इन दोनों हेडर फाइल्स को ही सिर्फ इंक्लूड किया. नेक्स्ट इज, मैंने क्लास बनाई डिस्टेंस नाम की, कर्ली ब्रैकेट. प्राइवेट सेक्शन में मैंने 2 डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए, इंट फीट, इंट इंचेस. मैं इस तरह भी लिख सकती थी, इंट फीट कॉमा इंचेस, मैं लिख सकती थी सेमीकोलन, ठीक है. सो मैंने 2 डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, एक का नाम है फीट, एक का नाम है इंचेस. देन पब्लिक सेक्शन में मैंने मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए. मैंने एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया गेट डेटा नाम का, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए रिटर्न टाइप वॉइड है, कोई पैरामीटर नहीं है. ये फंक्शन क्या मैसेज देगा? एंटर फीट, और फिर यूजर फीट एंटर कर देगा, वो फीट में स्टोर हो जाएंगे. देन फिर ये मैसेज देगा एंटर इंचेस, यूजर जो भी इंचेस एंटर करेगा वो इंचेस में स्टोर हो जाएगा. हम करके देखेंगे अभी, ठीक है. देन मैंने एक शो डेटा फंक्शन बनाया, ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सो द रिटर्न टाइप इज वॉइड एंड देयर इज नो पैरामीटर लिस्ट ऑल्सो. ये फंक्शन क्या मैसेज प्रिंट करवा रहा है? ये मैसेज क्योंकि सी आउट है ना, तो प्रिंट होगा. सी इन से इनपुट आती है, सी आउट से आउटपुट आती है, तो क्या मैसेज प्रिंट होगा?
फीट यू एंटर्ड आर कॉलन डबल कोट्स में मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और ये बिना डबल कोट के तो इसकी वैल्यू, इंचेस यू एंटर्ड आर इंचेस की वैल्यू। तो ये दो मेंबर फंक्शंस हैं मेरी क्लास में, पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किए हैं। ये दो डेटा मेंबर्स हैं, प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किए हैं, और क्लास को खत्म कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। इतना तो आपने स्टूडेंट क्लास में भी देख लिया था। नाउ मेन फंक्शन, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन क्लास के बाहर होता है, ठीक है। सो मेन फंक्शन में अब जो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं ना डिस्टेंस क्लास के, वो मेन फंक्शन में बनाने हैं। कैसे? सी distance d1 comma d2. So I have declared two objects d1 and d2 of class distance. Clear? तो इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को, इसको कहते हैं डेक्लारेशन स्टेटमेंट। टू ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग डिक्लेयर्ड। इस डेक्लारेशन स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं। द स्टेटमेंट इज डिस्टेंस d1 comma d2। सबसे पहले d1, जैसे हम लिखते हैं ना int a comma b, int a comma b, तो होता क्या था? इंट 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में, सो ए को भी मेमोरी में 2 बाइट्स मिलते थे, और बी वेरिएबल को भी मेमोरी में 2 एम्प्टी बाइट्स मिलते थे, खाली। बाद में हम वैल्यूज डालते थे। सिमिलरली हमने लिखा डिस्टेंस d1 एंड कॉमा d2। सो d1, सबसे पहले d1, सो d1 को भी मेमोरी स्पेस मिलेगी। अब क्वेश्चन इज d1 को कितनी मेमोरी स्पेस मिलेगी, क्योंकि d1 तो ना इंट फ्लोट इस तरह के टाइप का है ही नहीं, वो तो डिस्टेंस टाइप का है। तो कैसे पता चलेगा कि d1 को कितनी मेमोरी स्पेस मिलेगी? नाउ द आंसर इज, किसी भी ऑब्जेक्ट को उतनी मेमोरी स्पेस मिलती है जितनी मेमोरी स्पेस चाहिए उसके डेटा मेंबर्स को स्टोर होने के लिए। डेटा मेंबर्स को, सी फीट को कितने बाइट्स चाहिए? 2, क्योंकि इंटीजर टाइप का है। सो d1 को 2 बाइट्स मिलेंगे फीट स्टोर करने के लिए, 2 बाइट्स, और d1 को 2 बाइट्स मिलेंगे इंचेस स्टोर करने के लिए, 2 बाइट्स। यानी d1 को टोटल 2 + 2, डेटा मेंबर्स 2 ही हैं और दोनों इंट टाइप के हैं। सो 2 + 2 4 बाइट्स की मेमोरी स्पेस मिलेगी हर एक ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस क्लास का होगा। क्लियर? सो d1 को 2 + 2 4 बाइट्स की मेमोरी स्पेस मिलेगी। d1 डिक्लेयर हो गया और मेमोरी स्पेस खाली है, अभी कुछ नहीं है इसमें। देन d2 की टर्न, d2 के केस में भी सिमिलर थिंग होगी। d2 को भी 2 बाइट्स मिलेंगे फीट के लिए और 2 बाइट्स मिलेंगे इंचेस के लिए। अभी खाली है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो, अब हमने क्लास का गेट डेटा फंक्शन कॉल करवाना है। गेट डेटा फंक्शन, गेट डेटा फंक्शन डिस्टेंस क्लास का है। डिस्टेंस क्लास का फंक्शन हम कॉल करवाना चाहते हैं तो हमें डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल करवाने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ता है। हमने बनाया, फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ और डॉट ऑपरेटर के साथ हम किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। कुछ नई चीजें हैं, ये धीरे धीरे समझ आती जाएंगी। सो गेट डेटा फंक्शन, क्योंकि वो डिस्टेंस क्लास का है, डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया d1, फिर हमने लिखा d1 डॉट गेट डेटा। अब इसको ऐसे समझो कि गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ है, दिस इज द गेट डेटा फंक्शन, ये कॉल हुआ है। किसने कॉल कराया? किस ऑब्जेक्ट ने कॉल कराया? d1 ने। तो ये याद रखना, d1 ने गेट डेटा कॉल कराया। गेट डेटा पर कंट्रोल आया, क्या आउटपुट आई? एंटर फीट। तो स्क्रीन पर ये आउटपुट आती जाएगी। अब जो सी आउट है दैट इज आउटपुट। तो स्क्रीन पर मैं साथ साथ आउटपुट दिखाती जाती हूँ। क्या आउटपुट आई? एंटर फीट। यूजर ने क्या एंटर कर दिया? 15। फिर आया एंटर इंचेस, यूजर ने कर दिया 6, 15, 6। इसको याद रखते हैं, मैं वापस आ जाती हूँ। सो क्या मैसेज आया स्क्रीन पर? d1 ने गेट डेटा फंक्शन कॉल कराया, गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, स्क्रीन पर मैसेज आया एंटर फीट। यूजर ने क्या एंटर कराया था? यूजर ने कराया 15। तो 15 सीन के थ्रू किस में स्टोर हो जाएगा? फीट में। अब किसके फीट में? d1 के फीट में 15 स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d1 ने गेट डेटा को कॉल कराया है। तो ये जो फीट स्टोर होगा जो यूजर ने एंटर किया, ये d1 के फीट में चला जाएगा। फिर मैसेज आएगा एंटर इंचेस। लेट मी सी, यूजर ने कितने इंचेस दिए? यूजर ने दिए 6 इंचेस। तो 6 किस में स्टोर हो जाएगा? सीन के थ्रू। कौन से इंचेस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा? वो जो d1 का है इधर। क्लियर? उसके बाद d1 डॉट शो डेटा। अब शो डेटा फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि ये भी मेंबर फंक्शन है, इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर चाहिए। तो d1 ने शो डेटा को कॉल किया, शो डेटा फंक्शन कॉल हुआ, इसने क्या आउटपुट दी? फीट यू एंटर्ड आर
फीट की वैल्यू, अब किसके फीट की वैल्यू, D1 के पास भी फीट है, D2 के पास भी फीट है, किसके फीट की वैल्यू की बात हो रही है, D1 के, क्योंकि D1 ने शो डेटा कॉल कराया है, सो D1 के फीट की बात हो रही है। फीट यू एंटर्ड आर 15, तो ये आउटपुट आ जाएगी। इंचेस यू एंटर्ड आर 6, तो ये आउटपुट आ जाएगी। लेट अस सी, अपनी आउटपुट देखते हैं। सो पहले आई थी एंटर फीट 15, एंटर इंचेस 6, फिर आउटपुट आई, शो डेटा ने आउटपुट दी, फीट यू एंटर्ड आर 15, इंचेस यू एंटर्ड आर 6। ये दोनों लाइनें गेट डेटा की वजह से आई थी, D1 डॉट गेट डेटा, और ये दोनों लाइनें की आउटपुट आई है D1 डॉट शो डेटा की वजह से। क्लियर? तो यहां तक हमने आउटपुट डिस्कस कर ली है। अब कंट्रोल वापस मेन फंक्शन में आएगा। मेन फंक्शन की नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेन फंक्शन की? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज D2 डॉट गेट डेटा। अब फिर से गेट डेटा फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन इस टाइम अब D2 ने कॉल कराया है। गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, मैसेज आया एंटर फीट, तो यूजर ने एंटर कर दिए 7 फीट, और जब आया एंटर इंचेस, यूजर ने एंटर कर दिए 2 इंचेस। तो याद रखते हैं, तो वापस आते हैं। अब D2 ने गेट डेटा कॉल कराया था, मैसेज आया एंटर फीट, तो यूजर ने एंटर किए, आई फॉरगॉट, 7 फीट, तो फीट में स्टोर हुआ 7। किसके फीट में? D1 के पास भी फीट की मेमोरी है, D2 के पास भी फीट की मेमोरी है, कोई और ऑब्जेक्ट होगा उसके पास भी फीट की मेमोरी है, तो किसके फीट में ये स्टोर होने हैं? ये होने हैं जिसने कॉल कराया, D2 ने कॉल कराया गेट डेटा, तो D2 के फीट में स्टोर होंगे 7 फीट। फिर मैसेज आया एंटर इंचेस, यूजर ने एंटर किया 2, तो 2 किसके इंचेस में स्टोर होंगे? कौन सी मेमोरी में के इंचेस में स्टोर होंगे? क्या D1 के इंचेस में कि D2 के? नो, D2 के इंचेस में 2 स्टोर होगा, क्योंकि D2 ने गेट डेटा फंक्शन कॉल कराया है। जब D1 ने कराया था तो सब कुछ D1 की मेमोरी में गया था, अब D2 ने कॉल करवाया तो सब कुछ D2 की मेमोरी में जा रहा है, जो सी इन से आ रहा है, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा। नेक्स्ट इज D2 डॉट शो डेटा। अब फिर से शो डेटा फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन अब किसने कराया? D2 ने शो डेटा फंक्शन कॉल कराया। ठीक है, तो जो जो चीजें प्रिंट होंगी वो D2 की वैल्यूज प्रिंट होंगी। फीट यू एंटर्ड आर 7, इंचेस यू एंटर्ड आर 2। ठीक है, सो लेट अस सी द आउटपुट। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद गेट डेटा फंक्शन जब D2 ने कॉल किया तो एंटर फीट यूजर ने 7 एंटर कर दिया था, एंटर इंचेस यूजर ने 2 एंटर कर दिया था। फिर हम D2 ने शो डेटा फंक्शन जब कॉल किया था तो मैसेज आया फीट यू एंटर आर 7, इंचेस यू एंटर आर 2। सो आपके मेन फंक्शन में कैसी स्टेटमेंट्स हैं उनके हिसाब से आउटपुट आता जाएगा। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ अ C++ program is executed or written. First of all, we include few header files जो हमें चाहिए, then we make a class, ये टेम्पलेट बन गया। उसके बाद जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाते जाओ और क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल कराते जाओ। That's it. I hope this introduction chapter, Introduction to C++ and Object Oriented Programming is clear to you.